With the mementos. Dr. Sudhanshu Trivedi ji will be felicitated by Professor Ramesh Chandra Deka sir, Vice Chancellor, Cotton University. I request Deka sir to be the तो दे रहा है। जय श्री राम। किसी तो काश जय श्री राम। जय राम। मुझे छोड़ दो, लड़की चाहिए, मुझे छोड़ के किसी को Are you ready? Yes. Yes, we are ready. Ladies and gentlemen, allow me to call Dr. Sudhanshu Trivedi ji to the podium. Also, please be prepared, respected audience. We'll have an interactive session right after this address. Respected Vice Chancellor of Cotton University, Professor Ramesh Chandra Deka ji, distinguished faculty members, dear students, today we are here in the context of Y20 and Think 20 summit. As you are knowing that the G20 is going on all over the country. मगर जब यहाँ पर आते हैं तो एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है because we are at the place of Ma Kamakhya, which is the one of the most vibrant center of the country, one of the most vibrant spiritual center of our Punya Bhumi Bharat, as described by Srimant Sankardev. And not only this is the land on which Lachit Barphukanji was able to stop the great expansion of Mughals. All of you must be knowing that the Mughal world is also there in English. Yes. And what does this mean? It means the grand, powerful, big. That's why sometimes you have heard the media Mughal or other type of adjectives. And he was able to stop them in 1671 when the Mughal Empire was at its peak. It was the most powerful empire in the contemporary world. और फिर ये तो पूर्वोत्तर की दिशा है जो सदैव माना जाता है। भारतीय संस्कृति में पूर्वोत्तर की दिशा ईशान कोण मानी जाती है। समस्त शुभ कार्य और देवताओं का स्थान उसी पूर्वोत्तर की दिशा में है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस पूर्वोत्तर क्षेत्र से इतना लगाव है कि वो 50 बार से अधिक बतौर प्रधानमंत्री यहाँ आ चुके हैं। वो भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं है। विकास के कार्य, यहाँ तक कि ट्रेन की शुरुआत हुई है, इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत हुई है, वो सब बातें अपनी जगह हैं। परंतु किस प्रकार का भावनात्मक संबंध श्री नरेंद्र मोदी जी का इस क्षेत्र से है वो उनके बारंबार आने से दिखाई पड़ता है। और इस समय संयोग से आपके चीफ मिनिस्टर भी यंग एंड अ वेरी डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। Now coming to the topic of today, when we talk about the Indian knowledge system, और इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा ये हमारा आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष। If you remember, around 15th of August 2022, when Prime Minister was giving his speech from Red Fort, उन्होंने क्या कहा कि ये अमृत महोत्सव वर्ष इन 75th ईयर खत्म नहीं हुआ है,
He has given a new vision and new plan for next 25 years. That is from 75th year to the 100th year when we will complete in 2047. उन्होंने कहा ये 25 वर्ष का समय अमृत काल है. So अगर अमृत काल है तो this is the first year of अमृत काल. So this is the dawn of अमृत काल. अमृत काल का ऊंचा काल. और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 वर्ष के बाद हम लोग तो बुजुर्ग हो जाएंगे और यही बच्चे किसी न किसी महत्वपूर्ण स्थिति में जाकर देश का नेतृत्व कर रहे होंगे. परंतु अमृत काल का महत्व इसलिए है कि अमृत तत्व को तो पहले समझना होगा और उसके लिए जरूरी है कि विश्व को अपने अंदर से निकालना होगा. इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने जो 5 संकल्प दिए थे इस अमृत काल के लिए, वो क्या थे? नंबर 1 कि भारत को अमृत काल समाप्त होते होते डेवलप्ड कंट्री बनाना है और नंबर 1 की इकोनॉमी बनाना है बाय 2047. सेकेंड, गुलामी की मानसिकता की हर चीज से अपने को मुक्त करना है. थर्ड, अपनी विरासत पर गर्व करना है. फोर्थ, इसके लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है. एंड फिफ्थ, कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है, मींस परफॉर्मिंग द ड्यूटी इन कोहेरेंस. अब जो उसमें दूसरा पक्ष है, गुलामी की मानसिकता से अपने को अलग करना और अपनी विरासत पर गर्व करना, ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं अगर हम इस अमृत काल को सार्थक करना चाहें. आज आप देखिए कि Y20 समिट यहां पर हो रही है. Y20 वो है 75% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अंडर G20. बट इंपॉर्टेंट बात यह है, आज बहुत सारे लोग चाहे इसको किसी पॉलिटिकल एंगल से कहते हो, वी आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एमंग ऑल G20 countries. अगर आपने भी ध्यान दिया हो, जस्ट 3-4 days बैक IMF की जो चीफ है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है. उन्होंने कहा इंडिया इज गोइंग टू बी द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड नेक्स्ट ईयर इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ. हम दुनिया की 15% ग्लोबल ग्रोथ को करने जा रहे हैं. तो आप सोचिए ये कन्वर्जेंस 75 ईयर्स के आसपास हो रहा है और अभी हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, यानी वो कंट्री जिसने हमें छोड़ा. और देखिए जब संयोग बनने शुरू होते हैं तो बहुत से संयोग होते हैं और संयोग से इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति है. मैं लाइटर नोट में कहना चाहूंगा, जो हमको ये समझाते थे कि हमें शासन करना नहीं आता, उनके शासन की जरूरत है, वहां सरकारों की उठापटक के बाद शासन करना कैसे आता है, वो एक भारतीय मूल का व्यक्ति. इसलिए मैं कहता हूं इस अमृत काल में कुछ बहुत अच्छे संयोग बने हैं. अब हमें जिन चीजों को समझना होगा, जैसे Y20 की और थिंक 20 की जो कॉन्सेप्ट्स में एक यूथ फॉर डेमोक्रेसी है, एक हेल्थ है, एक इंडस्ट्री एंड इनोवेशन है, एक क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीजों का इंडियन नॉलेज सिस्टम से क्या कनेक्शन है. देखिए मैं थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में चलूंगा. क्या होता है, प्राचीन में क्या था और अभी लेटेस्ट में क्या है. मैं बिल्कुल लेटेस्ट से इंडियन नॉलेज सिस्टम से शुरू करता हूं. इफ आई आस्क यू व्हाट इज दी, एक तो सबसे लेटेस्ट वाले में सबसे एंड में आऊंगा, लास्ट ईयर्स नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स, उस पर सबसे एंड में आएंगे. बट इन द लास्ट 22 years of 21st century, which is the biggest scientific discovery, it is the discovery of the God particle in July 2012 in the CERN laboratory of Europe, which actual name is Higgs boson, which in popular term it is considered God particle, because it is considered this is a fundamental particle of the universe, and it is believed that from this particle the entire universe has gradually evolved. ये मानेंगे. अब इस पार्टिकल का असली नाम क्या है? हिग्स बोसॉन. आप में से कितने लोगों को पता है कि हिग्स बोसॉन नाम इसका क्यों? अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा कि इट इज बिकॉज ऑफ नेम ऑफ 2 साइंटिस्ट which has given the concept of Higgs boson around 40-50 years back. One was Mr. Peter Higgs of England, जिनके नाम पे हिग्स है, and other was सत्येंद्रनाथ बोस of India, जिनके नाम से बोसॉन. सिर्फ मैंने कहा कि सबसे लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी के ऊपर भारत के हस्ताक्षर दिखाई दिए. तो आप ये समझिए
कि जिस चीज को हम 50 साल पहले समझ लिए थे वो जाके अब समझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन द लास्ट 100 years, यानी 1925 से 2025 मान लीजिए, 1920 से 2020 मान लीजिए, कि जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं, इसको आप मिनिमाइज और समराइज करते करते, अगर मैं आपसे कहूं 3 वर्ड्स में इनको समराइज कर दीजिए, 3 लाइंस नहीं, 3 वर्ड्स, तो जानते 3 वर्ड्स क्या आएंगे? एटम, कंप्यूटर एंड जीन्स। ऑलमोस्ट इंटायर साइंटिफिक डेवलपमेंट और नॉलेज बेस जो लास्ट 100 years में डेवलप हुआ है, जो कि प्रीवियस सेंचुरी से एकदम अलग है, वो क्या था? एटम इज एंटायर एटॉमिक एनर्जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड रिलेटेड साइंस। एटॉमिक एनर्जी नहीं आती तो हम कभी स्पेस में नहीं जा पाते, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के दम के ऊपर, यानी अगर हम सोचते हैं कि हम डीजल और पेट्रोल से स्पेस क्राफ्ट चला लेंगे तो इतना फॉसिल फ्यूल चाहिए था कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, बिकॉज ऑफ द। और दूसरा कंप्यूटर, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं आती, अगर कंप्यूटर रिवोल्यूशन नहीं आता तो आज जो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, इंटायर कनेक्टिविटी टू द इंटायर वर्ल्ड एंड एक्सेस टू द ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये नहीं होता। और जीन्स, डिकोडिंग ऑफ द लाइफ, जो पहले बहुत बड़ी पहेली थी, आज वो चीजें ग्रेजुअली अभी थोड़ी खुली हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें पूरी आ गई। अब मैं आपसे कहूं, अगर इन तीनों में इंडिया कहां पे है? एटम में मैंने आपको बताया कि हिग्स बोसॉन, विच इज नाउ कंसीडर्ड मोर फाइनर एलिमेंट देन द एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, उसमें भारत के सिग्नेचर हैं। जीन्स की सबसे पहले मॉडल किसने बनाया था? जीन्स के लिए जो नोबेल प्राइज मिला था वॉटसन एंड क्रिक को 1967, और उन्हीं के साथ जो उस नोबेल प्राइज को शेयर किया था, दैट वाज एन इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट एंड हिज नेम वाज हरगोविंद खुराना। अगर हम डिजिटल वर्ल्ड पे आए, इंफॉर्मेशन में, तो ये बताइए इस समय गूगल का चीफ कौन है? सुंदर पिचाई। इंडियन। यूट्यूब का चीफ कौन है? नीलमोहन अभी इंडियन। माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है? तो साहब डिजिटल वर्ल्ड में भी, यानी इंफॉर्मेशन में भी हम आगे दिख रहे हैं, एटम में भी लेटेस्ट डिस्कवरी में आगे दिख रहे हैं, और जीन्स की फंडामेंटल डिस्कवरी में भी। ये मैंने इसलिए बताया कि कोई ये ना समझे कि हम लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं पीछे हैं, और उसके पायनियर हम किस रूप में हैं। मैं ये आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। सीवी रमन का नाम आप सबने सुना होगा, और कहा जाता है ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, बट दिस इज नॉट फुल ट्रूथ, इट इज हाफ ट्रूथ। द फुल ट्रूथ इज ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, नॉन वाइट टू गेट नोबेल प्राइज ऑफ एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। साइंस की शुरुआत हमारे श्रीनिवास रामानुजन ने जो मैथमेटिकल इक्वेशंस दी हैं, उनमें से बहुत सी इक्वेशंस को डिकोड अभी तक नहीं किया जा सका। तो आप सोचिए, एकदम एक लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट में हम लोग किस सीमा तक आगे थे। और जो बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, लाइटर नोट पे कहता हूं कि कभी कभी अगर आपका थॉट प्रोसेस, देखिए हमारे नॉलेज सिस्टम का सबसे बड़ा बेस जानते क्या है? सिर्फ ऑब्जेक्टिव मटेरियल नॉलेज नहीं, उसी के साथ साथ एक संस्कार यानी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी। इसीलिए आप देखिए भारतीय संस्कृति में महत्व संकल्प का है, बुद्धि का नहीं। बुद्धि तो कई मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आपसे ज्यादा बुद्धि उसके हो सकती है, मगर उसको संकल्प नहीं हो सकता। यानी संकल्प मन का विषय है। मन पहले आपका शुरू होता है किसी बात को सोचना, बुद्धि तो उसका रिएक्शन शुरू करती है। तो इसलिए हमारे यहाँ बुद्धि इंपॉर्टेंट है, मगर मन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पूजा हो या किसी भी प्रकार का कमिटमेंट हो, सबसे पहले कहा जाता है आप संकल्प लीजिए। और देखिए क्या हो गया है कि आजकल बहुत से हम लोग भारतीय भाषाओं, संस्कृत और हिंदी के शब्दों को भूलते जा रहे हैं। संकल्प शब्द का मीनिंग देखिए क्या है? कल्प मतलब क्रिएशन, संग यहां से जुड़ा हुआ हो, दैट थिंग विच इज इनिशिएट्स और एसोसिएटेड विद क्रिएशन, दैट इज संकल्प। तो अब आप ये देखिए कि ये हमारा अगर संकल्प हमारा पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होता है, हम और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दोनों एक साथ तो 75 साल पहले अलग हुए थे। और आज बताइए हमारे यहाँ हमने क्या दिया दुनिया को? माइक्रोसॉफ्ट का चीफ दिया है, हमने गूगल का चीफ दिया है, हमने
यूट्यूब का चीफ दिया है, हमने मास्टर कार्ड्स का चीफ दिया, पेप्सी की चीफ इंदिरा ने वो इंडिया की है। इतनी सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के चीफ हमने दिए और उन्होंने क्या दिया, लश्कर ए तैयबा का चीफ दिया। दोनों एक हैं, पूरे कॉन्सेप्ट, बस केवल थॉट प्रोसेस, मन का संकल्प अलग हुआ, फिर बुद्धि चाहे जैसी भी हो, क्योंकि बुद्धि विनाश की तरफ भी ले जाती है, बुद्धिमान तो रावण भी बहुत। इसलिए हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट, और यूनिवर्सिटी में आपको आने की जरूरत क्यों पड़ती है? संस्कार के लिए, वो चीजों को सीखने के लिए, वरना आज के दौर में आप इंटरनेट से बहुत सारा ज्ञान सीख सकते हैं, इंफॉर्मेशन है चाहिए। किताबें पढ़ लीजिए, आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, दूसरे सब्जेक्ट की आप 30-40 किताबें पढ़ लीजिए 3-4 सालों में, एंड यू विल बी एक्सपर्ट इन दैट। बट आपका संस्कार पॉजिटिव नहीं आता है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा नॉलेज बेस और दूसरा कैसे अंतर। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हम सब यहाँ माँ कामाख्या की नगरी में हैं। इसको किससे रिलेट किया जाता है? तंत्र से। और हमारे यहाँ नॉलेज के दो पार्ट्स हैं, आगम और निगम। आगम का अर्थ हुआ जो भी वर्ल्डली नॉलेज है, जिससे संसार के अंदर आप जो चाहें अचीव कर सकते हैं। मींस नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी, अचीवमेंट्स, पावर, प्रेस्टीज, नेम एंड फेम, वो सब है आगम विद्या। आगम मतलब, गम का मतलब संस्कृत में चल जाना होता है ना, तो जहां से आना हो, टुवर्ड्स वर्ल्ड। निगम जहां से वर्ल्ड के बाहर की तरफ जाना हो, यानी मुक्ति की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, इमेंसिपेशन की तरफ, वो निगम। वेस्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए ऑलवेज दे गेट कंफ्यूज्ड कि क्या, कौन सी नॉलेज किस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहां विद्या की देवी सरस्वती की मानी गई। हमारे यहां नॉलेज के दो पार्ट्स है, विद्या और अविद्या। अविद्या इज नॉट ए बैड वर्ड, जैसे आज कोई समझता है। ऑल द मटेरियल नॉलेज, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिफरेंट लैंग्वेजेस, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब चीजें जो है ये सब अविद्या है। मींस ऑल मटेरियल नॉलेज। ये विद्या नहीं है। विद्या क्या है? उसकी डेफिनेशन है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। दैट फाइनली लीड्स यू टू द पाथ ऑफ इमेंसिपेशन। दिस इज अ फंडामेंटल डिफरेंस इन देयर नॉलेज सिस्टम एंड आवर नॉलेज सिस्टम। वहां पे विद्या, अविद्या, आगम, निगम, पराविद्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वो हमेशा विद्या को मटेरियल नॉलेज के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट सेइंग कि विद्या इसको नहीं मिलती, उसको नहीं मिलती। ऐसा हमारे यहाँ कोई डिफरेंस नहीं था। एज फॉर एज नॉलेज इज कंसर्न, जिसको आज की डेट में आप वर्ल्डली नॉलेज कहते हैं, उसके लिए किसी भी प्रकार के रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, ना तब थी ना अब है। और अगर स्पिरिचुअल नॉलेज की आप बात करते हैं, जिसको आप विद्या कहते थे, उसके लिए आज भी इफ यू वांट टू अचीव एनी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, तो यू हैव टू पुट नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन। अनेक प्रकार के आपको लगा संयम करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे, अपने थिंकिंग प्रोसेस में चेंज, यानी पात्रता लानी पड़ेगी। यू हैव टू बिकम वर्दी फॉर इट। तो आज भी उसके लिए पात्रता की जरूरत है और तब भी पात्रता की जरूरत थी। जिसे आप नॉर्मल सेंस में आज नॉलेज समझते हैं, उसके लिए ना तब पात्रता की जरूरत थी, ना आज पात्रता की जरूरत है। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे नॉलेज सिस्टम और उनके नॉलेज सिस्टम। अब कुछ चीजें और भी हैं जो हमारे नॉलेज सिस्टम और उनके नॉलेज सिस्टम में बहुत अंतर है। वो क्या है? वहां पर साइंस या प्योर साइंस जिसे कहते हैं, एंड लॉजिक, इसका कॉन्ट्रडिक्शन है रिलीजन के साथ। हमारे यहां कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। वहां पर कहा जाता है कि देयर इज अ रिलीजियस टेक्स्ट, यू कैन नॉट argue on this, you cannot put question on this, you have to accept it. जितने भी इंडिया के अलावा यानी वेस्ट साइड पे आप जितने भी रिलीजन्स जाएंगे, तो वहां कहा गया जो कहा गया उसको मान लो। नहीं माना तो एक कहता है यू विल गो टू हेल, और दूसरा तो कहता है कि आपको जीने का भी हक नहीं होगा। परंतु हमारे यहाँ वी आर दी ओनली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड जिसने रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर ओपन डिस्कशन को एक्सेप्ट किया। हमारे यहाँ वेदों में शास्त्रार्थ होता था।
यानी एक टॉपिक है, यू पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू, दे विल पुट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर जो आपको कन्विंसिंग लगे, और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को एकोमोडेशन भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक सरवाइव करेगा और दूसरा खत्म हो जाएगा। हमारे यहां दोनों सरवाइव करेंगे, द्वैत भी है, अद्वैत भी है, विशिष्टाद्वैत भी है। तो इस कारण से हमारा नॉलेज सिस्टम सेकंड जो हमारे नॉलेज सिस्टम में डिफरेंस आता है, वहां पर जो समझाया जाता है, वुमेन को कोई स्थान नहीं था, रिलीजियस कॉन्सेप्ट में कुछ भी बोल ले, नो प्लेस एट ऑल, एंड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एनीवेयर इन द वर्ल्ड अदर देन इंडिया, द गॉड was always masculine element, there is no place of feminine element in the God. पूरी विश्व की संस्कृतियों में ईश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ स्त्री तत्व को समान स्थान दिया गया है। आप देखें, 3 मेजर सेक्स माने गए ना, शैव, वैष्णव और शाक्त। तो विष्णु, भगवान विष्णु पुरुष है, शाक्त माँ है, और भगवान शंकर अर्धनारीश्वर है। The concept of अर्धनारीश्वर is only here। और हमारे यहाँ रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर कमेंट्री करने वाली 20-22 विदुषी महिलाएं, गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, वेस्ट में जितने भी लोग दावा करते हैं वो अपने रिलीजियस टेक्स्ट में कमेंट्री करना तो छोड़िए, उसको कई बार बोलने के लिए और उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार किसी वुमेन को हो, तो मैं उनकी बात पर विचार करने को तैयार हूं। दिस इज अ फंडामेंटल डिफरेंस इन देयर कॉन्सेप्ट एंड इन आवर कॉन्सेप्ट। और इतना ही नहीं है, हमारे यहां जब उस कॉन्सेप्ट की बात आती है तो सिर्फ डिस्कशन करने का अधिकार नहीं है। देखिए, याज्ञवल्क्य ने के साथ गार्गी ने शास्त्रार्थ किया, संध्या ने मेधा दीदी के साथ शास्त्रार्थ किया। एक तो होता है कि यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू आर्ग्यू, दैट इज अ प्रिविलेज, बट मोर प्रिविलेज इज मोस्ट